वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया फैमिली का कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि यूपीपीसीएस के लिए और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और बीएसएससी सीजीएल पूरक परीक्षा भी शायद हो जाएगी अब, क्योंकि छात्र आंदोलित हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एनपीपीसीएस पीटी के लिए, यूपीपीसीएस यूपीआरओ के लिए हम स्पेशल क्वेश्चंस पर सीरीज चला रहे हैं। हमारा विषय था विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कार्यशक्तियाँ, पदत्याग, पदधारण। आइए हम कल के बाद सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं कि और हमने क्या बताया था कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चल रही थी चर्चा है। देखिए, विधानसभा में उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विधानसभा में, ये हम लोग जम्मू कश्मीर का अधिनियम पढ़ रहे थे, पुनर्गठन अधिनियम, उसी के अंतर्गत में चर्चा कर रहा था। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक अधिनियम आया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी के सापेक्ष हम ये सब बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं और आगे पढ़ा लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इस पॉइंट को। देखिए, अगला बिंदु कहता है, इसके पहले का बिंदु में बता दूं क्या था। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उनके द्वारा अध्यक्षता नहीं किया जाता है। अब अगला बिंदु डिस्कस करना है कि विधानसभा में उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विधानसभा में राज्यपाल, उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इसमें क्या कहता है बिंदु? पहला बिंदु कहता है विधानसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में उपराज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण देंगे और विधानसभा को इसकी बैठक बुलाए जाने के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। मतलब ये सूचित करेंगे, बैठकों के बारे में सूचित भी करेंगे उपराज्यपाल। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना, उसके बाद जो सर्वे सर्वा राज्य का रखा गया, वो उपराज्यपाल को रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ से मनोज सिन्हा जी हैं। और दूसरा बिंदु जो इस पॉइंट पर है कि इस प्रकार के अभिभाषण में, जब राज्यपाल के अभिभाषण होंगे, माननीय राज्यपाल के, इस प्रकार के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए समय आवंटन के संबंध में प्रावधान विधानसभा की प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी नियमों द्वारा किया जाएगा। और जो अगला बिंदु होगा, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में, ये जम्मू कश्मीर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये होगा कि विधानसभा के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार, महाधिवक्ता के अधिकार, क्या क्या अधिकार होंगे? देखिए, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम इस बिंदु को ले रहे हैं। इसमें लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पॉलिटी भी है। ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, लेकिन देखिएगा एक आध प्रश्न आपको पीसीएस परीक्षाओं में और वनडे परीक्षाओं में इससे जरूर मिलेगा। विधानसभा के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और अन्यथा इसी कार्यवाही में भाग लेने और विधानसभा की किसी समिति जिसका उसे सदस्य बनाया जाए, मंत्री को और उसको जो सदस्य बनाया जाए समिति का, उसमें बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ऐसा कहा गया, उल्लेख किया गया है। लेकिन वह इस धारा के तहत मतदान करने का हकदार नहीं होगा। जैसे कहा जा रहा है कि मंत्रियों और महाअधिवक्ता के अधिकार,
हैं। जबकि हमारे पास क्या है विधानसभा में, हमारे पास विधानसभा में सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं। तो ये मंत्री कहाँ से आ गए? मंत्रियों को अधिकार दिए गए, महाधिवक्ता को अधिकार दिया गया है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। यही तो पुनर्गठन अधिनियम है। तो क्या होगा उसके बाद? लेकिन उनको इस धारा के तहत मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें पद मिलेगा किसी समिति कार्यवाही में भाग लेने के लिए, विधानसभा की किसी भी समिति में उनको पद मिलेगा, सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन वह ऐसे सदस्य होंगे जो कि मतदान में किसी प्रकार के हकदार नहीं होंगे, मत नहीं देंगे। और अगला बिंदु जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विधानसभा में अभिभाषण देने और उसको संदेश भेजने के संबंध में उपराज्यपाल के अधिकार। देखिए हमारे J&K जो हमारे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ही हमारे सर्वे सर्वा हैं। वही बनाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य हमारा। जैसे दिल्ली है आपका राज्य भी है, संघ भी है, उसी प्रकार से वहाँ भी उपराज्यपाल हैं और यहाँ पर भी उपराज्यपाल की ही प्रमुख में नियुक्ति की गई है। वही सर्वे सर्वा माने जाते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रणाली नहीं है। अब जो ये जम्मू कश्मीर की व्यवस्था बन गई, इसको समझ लीजिए, ये ध्यान रखिए, नहीं आपको लेक्चर क्लियर नहीं होगा कि विधानसभा में भाषण देने और उसको संदेश भेजने के संबंध में उपराज्यपाल के अधिकार। अब उपराज्यपाल के अधिकार क्या क्या है? विधानसभा में देने और उसके संबंध में उपराज्यपाल के अधिकार। अब देखिए उपराज्यपाल के अधिकार में क्या है? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उपराज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है। क्या होगा? पहला पॉइंट, संबोधन। पहला क्या करेगा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का? विधानसभा को संबोधित करेगा। संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे, अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष, और ये संबोधित करेंगे उपराज्यपाल। और क्या कर सकते हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के? और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों से उपस्थित रहने की अपेक्षा कर सकता है। मतलब कि जब वो संबोधित करेंगे तो जो सदस्य हैं विधानसभा के जम्मू कश्मीर के, उनकी उपस्थिति के लिए अनिवार्यता भी लगा सकते हैं। एक फला फला इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ये चीज। और दूसरा जो विशेषता होगी इस अधिकार के पक्ष में, उपराज्यपाल विधानसभा में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में या अन्यथा विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं। और जब इस प्रकार का संदेश भेजा जाएगा तो विधानसभा संदेश द्वारा विचार किए जाने के लिए भेजे गए मामले पर अपनी सुविधा अनुसार विचार करेगी। मतलब कि यह संदेश भी भेजेंगे और विधानसभा उनकी बात पर विचार भी करेगी, विचार करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा, ये पावर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब देखिए और बिंदु क्या चर्चा करती है? और बिंदु कहता है अगला विशेषता कि सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या अभिज्ञा। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा करना। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने से पहले उक्त संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल
या इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के चौथी अनुसूची इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। मतलब कि सदस्य क्या करेगा, चौथी अनुसूची जो मैंने बताया था अभी विधानसभा की स्थापना जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में था, वो चौथी अनुसूची के अनुसार बताया था ना कि शपथ और प्रतिज्ञान, वो जो चौथी अनुसूची में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो वही चीज आएगी कि सदस्य ऐसा करेगा उपराज्यपाल के समक्ष या उपराज्यपाल द्वारा नामित सदस्य के समक्ष, जो विशेष सदस्य होते हैं नियुक्त किए जाते हैं। तो सर्वे सर्वा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो वही जैसे हमारे यहाँ सीएम होते हैं उस तरह वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। और अगली विशेषता जो होगी इस नियम की, इस अधिनियम में अगली विशेषता कहती है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कि विधानसभा में मतदान, विधानसभा में मतदान की बात होगी इसमें। विधानसभा में मतदान जो होगा, रिक्तियों और कोरम के बावजूद विधानसभा की कार्य करने की शक्ति क्या होगी कि इस अधिनियम में अन्यथा किए गए उपबंध के सिवाय विधानसभा की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति से भिन्न मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। मतलब कि जो भी इसमें निर्धारण होगा प्रश्नों का, या तो विधानसभा अध्यक्ष या इसके द्वारा नामित व्यक्ति, लेकिन वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य ही होगा, उनमें से ही कोई होगा, और या तो इन दोनों में से कोई उपस्थित हो और मतदान करने वाले सदस्य मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार से विधानसभा में मतदान होगा। अगला बिंदु जो विशेषता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा ब्रीफ में चल रहा है। इसी के अंतर्गत हम विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा की विशेषताओं को इलेबोरेट करके आपको बता रहे हैं। ये सब स्पेशल क्वेश्चन है जो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। और विधानसभा की प्रॉपर्टी से भी बहुत से राज्यों की विधानसभाओं की भी प्रॉपर्टी से यह मैच करेगा। तो ये पॉलिटी का एक अहम हिस्सा है। देखिए इसी प्रकार के लेक्चर्स मैं आपके समक्ष लाऊंगा और भी अच्छे लेक्चर्स मैं तैयार करूंगा, लेकिन अभी इस विशेष लेक्चर को आप ध्यान से देखें कि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि पढ़ाई का एक नया प्रारूप क्या है। जनरल पढ़ाई तो आप सब लोग की हैं, उसको पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। जो भी स्पेशल इश्यूज हैं, जहाँ भी दिक्कत आती है, जहाँ भी अटक जाते हैं छात्र, आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आप प्रखर हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप टीचर से भी ज़्यादा आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए, उस ज्ञान को समाहित करके संक्रेदित करने के लिए भी किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। उसी मार्गदर्शक के रूप में हम लोग अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। देखिए दूसरा कहता है 25 का ही दूसरा बिंदु कहता है, ये फर्स्ट बिंदु था, 25 का ही दूसरा बिंदु कहता है अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति प्रथमतः मतदान नहीं करेगा। सबसे पहला वो मतदान नहीं करेगा, या तो अध्यक्ष नहीं करेगा मतदान, या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति भी पहले मतदान नहीं करेगा, लेकिन उसका मत होगा और बराबर मतों की स्थिति में वह उसका प्रयोग करेगा। जैसे मैंने कल बताया था कि 16 मत आ गया और 16 मत इनके पक्ष में आ गया। अब ये एक नामित व्यक्ति है, लेकिन उस केस में मैंने कल जो बताया था, इस पर आरोप
लगाया गया था। इसलिए यह मतदान की स्थिति में, बराबर मतदान की स्थिति में मतदान नहीं करेगा, लेकिन यह अभी फ्रेश है, तो किसी प्रकार का आरोप नहीं है। नामित किया गया अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति उसी केस में वोटिंग करेगा कि जब दो पक्ष के लिए वोटिंग चल रही हो कि ये बनेंगे या ये बनेंगे अध्यक्ष, या इनकी सरकार बनेगी कि इनकी सरकार बनेगी। तो इस केस में विधानसभा अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जिसकी तरफ वोटिंग कर देंगे उसकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन जब इन पर आरोप होगा तो इनका मत काउंट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसी को समझना है, इसीलिए हमने आपको इतना बड़ा रूपरेखा बताया है। अब क्या होगा, अगला बिंदु डिस्कस करते हैं, इसका तीसरा पॉइंट, विधानसभा को इसके किसी सदस्य की सदस्यता की रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए 403 सदस्य हैं किसी राज्य में, अभी हमारे पास 401 ही सदस्य हैं, तब भी विधानसभा कार्य करेगी। यही कार्य कर रहा है। विधानसभा को इसकी किसी सदस्य की सदस्यता की रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी और विधानसभा की कोई कार्यवाहियां बाद में इस बात के पता चलने के बावजूद वैध होगी कि कोई व्यक्ति जो कार्यवाहियों में बैठने अथवा मतदान करने अथवा अन्यथा भाग लेने के लिए हकदार नहीं था, ने ऐसा किया था। ये पावर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। और एक बिंदु इस पर डिस्कस करेंगे, इसी मुख्य बिंदु के अंतर्गत एक बिंदु और डिस्कस करेंगे। विधानसभा की बैठक के लिए कोरम में सदस्यों की संख्या 10 या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/10 इनमें से जो भी अधिक होगी। और मान लीजिए कि हमारे पास 403 सदस्य हैं, फर्ज करिए, तो यहां जो कहा गया है, या मान लीजिए हमारे पास 29 सदस्य हैं, 29 ही सदस्य हैं, तो किसमें कहेगी कि 10 सदस्य होंगे तभी जो है विधानसभा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। या तो 29 का 1/10 मतलब 3 सदस्य कम से कम होंगे तभी विधानसभा चलेगी, अन्यथा ऐसी कार्रवाई। विधानसभा की बैठक के लिए कोरम में सदस्यों की संख्या 10 या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/10 इनमें से जो भी अधिक होगी, तो इनमें से कोई भी केस होगा तो इस केस में चलेगी सदन। ये जम्मू कश्मीर के केस में बताया जा रहा है, इसको आप अन्यथा किसी राज्य के हिसाब से न लें। ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की विधानसभा बारे में सारी रूपरेखा। अगला बिंदु डिस्कस करते हैं। अगला बिंदु कहता है इसी मुख्य बिंदु का कि यदि विधानसभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं है, यदि किसी विधानसभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो, इस केस में क्या करेंगे कि यदि विधानसभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो तो अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा, तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे इनका क्या दायित्व होगा, यही सर्वे सर्वा है। जब कोरम पूरा न हो तो अध्यक्ष क्या करेंगे, इनका रोल यहीं से आता है। ये इस केस में क्या रोल करेंगे कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह या तो विधानसभा को स्थगित कर दे या कोरम पूरा होने तक बैठक को स्थगित कर दे। कोरम पूरा होने तक बैठक को स्थगित कर दे।
या विधानसभा को आर स्थगित कर दे, यह बिंदु बताया। अगला बिंदु डिस्कस करते हैं। देखिए बड़ा ही रोचक टॉपिक आ गया है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया है। सीटों की रिक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीटों के रिक्त हो जाने पर क्या क्या प्रॉपर्टी और कौन कौन से पावर्स आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और वाइस प्रेसिडेंट के पास। सीटों का रिक्त होना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा परिचर्चाओं का दौर चालू किए। सीटों के रिक्त होने पर क्या करते हैं, कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो है अकेले एमपी और एमएलए नहीं होगा। दो पद को धारण न करेगा। राजनीति के दो पदों को, प्रमुख पदों को धारण नहीं करेगा। या तो एमपी होगा या तो एमएलए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। जनता का एक ही प्रतिनिधि आप बनिए, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनिए। और यदि किसी व्यक्ति और अगर किसी व्यक्ति को संसद और विधानसभा दोनों का सदस्य चुना जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर संसद में उस व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी, जब तक कि उसने उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अपनी सीट से पहले त्यागपत्र न दिया हो। अगर आप मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप एमएलए जीत गए, तो आप एमएलए से त्यागपत्र नहीं देंगे, तो आपकी पार्लियामेंट की सीट बच जाएगी। या आपने एमएलए का शपथ ग्रहण कर लिया, तो आप एमएलए रह जाएंगे या एमपी की सदस्यता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही बात कहा जा रहा है। जब तक कि उसने संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अपनी सीट से पहले त्यागपत्र न दे दिया हो। त्यागपत्र अगर आप दे देंगे, एमएलए का त्यागपत्र दे दिया तो एमपी रह जाएंगे। अगर आपने एमपी रहते हुए एमएलए ज्वाइन कर लिया तो एमपी की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति भारत में टीचर को छोड़कर 2 लाख के पदों पर नहीं आ सकता। टीचर एमएलसी का चुनाव जीतते हैं, रहते हैं और टीचर भी रहते हैं। और इसका दूसरा बिंदु क्या एक्सप्लेन करता है? इसका दूसरा बिंदु एक्सप्लेन कर रहा है कि यदि विधानसभा का कोई सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई सदस्य यदि विधानसभा का कोई सदस्य धारा 27 या धारा 28 धारा 27 या धारा 28 धारा 27 या धारा 28 के तहत में उल्लेख किए गए अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर इस धारा के अनुसार आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं, समझिए, या तो और क्या कंडीशन है, या अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर लिखित में अपना त्यागपत्र देता है, तो यदि कोई सदस्य
विधानसभा का धारा 27 या धारा 28 के तहत अयोग्य घोषित हो जा रहा है, या वह स्वतः ही किसी कारणों से त्याग पत्र दे रहा है विधानसभा अध्यक्ष को, और उसके त्यागपत्र को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया जाता है, अगर इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है या वह सदस्य धारा 27 या 28 के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो क्या होगा उस केस में? तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। तब उसकी सीट क्या मानी जाएगी? उस विधानसभा सदस्य की जम्मू कश्मीर में वैकेंट। अगला बिंदु डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़िए तो बहुत ही रोमांचक। विधानसभा की कार्य शक्तियां, अधिकार, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के, सदस्यों की विशेष शक्तियां, अध्यक्षों की विशेष शक्तियां, उपराज्यपाल की विशेष शक्तियां। यदि विधानसभा का कोई सदस्य विधानसभा की अनुमति के बगैर बिना इसकी सभी बैठकों में 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, any member of legislative assembly absented till 60 days, what happened? If any member of legislative assembly of J&K absent till 60 days, तो विधानसभा उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। सीट अनाउंस्ड वैकेंट, then its seat announced vacant. If any member of legislative assembly absent till 60 days, then the legislative assembly accepted as the member seat will be vacant. This is the rule of legislative assembly of J&K. न्यू अमेंडमेंट रूल 2019। देखिए बहुत ही क्लियर है कि यदि विधानसभा कोई सदस्य विधानसभा की अनुमति के बिना, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अनुमति नहीं दी, छुट्टी नहीं दी कि तुम चले जाओ, 60 दिन गायब हो जाओ। एक बार हुआ था किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, ऐसा ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो उनको भी नोटिस में नोटिस जाती है कि आप क्यों नहीं आ रहे, उसकी सदन की कार्यवाही में भाग क्यों नहीं देते हैं। कार्रवाई तो थोड़ी ही चलती है, पूरी साल भर तो सदन चलती नहीं। तो देखिए उसमें क्या है कि इसकी बैठकों को 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो विधानसभा उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। कर दिया उसने, लेकिन अब यहां पे देखिए लेकिन लग गया। बट व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर दिस सिचुएशन? बट 60 दिन की अवधि की गणना करने में उस अवधि की गणना नहीं की जाएगी जिसके दौरान बैठक का सत्रावसान कर दिया गया हो, या उसे लगातार 4 से अधिक दिन तक अस्थगित कर दिया गया हो। अगर देखिए, अगर आपका बैठक लगातार 60 दिन न चली हो, या 4 दिन से ज्यादा सत्रावसान हुआ हो, तो सदस्य की अनुपस्थिति पर भी
सदस्यता बरकरार रहे। ये रूल है। अगर उस 60 दिन में एक दिन भी गैप हो गया कि मतलब एक दिन नहीं चला या 17 विधान हो गया, 4 दिन या उससे ज्यादा कोई गैप हो गया, ठंडी पड़ गई, बारिश हो गई, कोई कारण आ गया, कोई राष्ट्रीय शोक हो गया, तो उसके वो 60 दिन लगातार काउंट होने चाहिए कि 60 दिन पूरा वह सदन चला हो, वह सत्र चला हो, तभी उस 60 दिन काउंट करके उसकी सदस्यता को खारिज करके उस सीट को वैकेंट कर दिया जाता है, उस सदस्य की सीट को रिक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर 60 दिन लगातार ना हुआ वो पूरा का पूरा 60 कार्य दिवस में बैठकें होनी चाहिए 60 दिन तक लगातार, कोई 17 अवसान हो जाएगा एक दिन का भी तो वो मान्य नहीं होगा। ये देखिए विधानसभा में बहुत ही अच्छा चर्चा हमारी चल रही है और काफी रोचक मोड़ पर ये चर्चा आ गई है। विधानसभा संबंधी जो प्रश्न आएंगे सीधे आप ट्रैक कर लेंगे जब आप इस लेक्चर को देखिए। थोड़ा बोरिंग लेक्चर होता है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, खासकर मध्यकालीन भारत के लेक्चर्स बहुत ही बोरिंग होते हैं, लेकिन उसको भी इंटरेस्टेड बनाते हैं टीचर्स। उसमें मसाला डालते हैं, उसमें चुटकुले डालते हैं, उसमें ट्रिक्स डालते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाने का, लेकिन ये जो सीरियस मैटर है क्योंकि परीक्षाएं आपकी बहुत नजदीक हैं, यूपीपीसीएस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको पढ़ा दूं कि जिससे आपको त्वरित लाभ मिले। मैंने आपसे एक बात कहा कि स्पष्ट कहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको बेसिक से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको भटकाव वाले प्रश्न, गुमराह करने वाले प्रश्न जो इधर गधा भटक के आ जाते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए और अपनी टीचिंग की प्रोफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस तरह के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं कि कुछ तो अलग आपको मिले इस पर। तब तो आप रुकेंगे, तब तो आप देखेंगे कि क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। पूर्णतः निःशुल्क चैनल कॉम्टेरिया यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया प्रोग्राम में पूरे विश्व को मुफ्त में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है और आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लेक्चर्स को पहुंचाएं कि इस प्रकार का कोई फ्री लेक्चर भारत के किसी कोने से कोई शिक्षक दे रहा है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, भारी मात्रा में वीडियो को शेयर करना है और लाभ प्राप्त करना है। यू कैन गेट द नॉलेज। आपको ये नहीं देखना है कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपके काम की चीज मिल रही है, आपको 1 नंबर का प्रश्न मिल रहा है, तो आप उसके लिए तुरंत उसको गेन करिए। नॉलेज इधर उधर भटक रहे हैं, हर जगह ज्ञान है, आपको उसको अवशोषित करना है। यू कैन एब्जॉर्ब द नॉलेज of concerned subject which you will struggle more and more times but you have not achieved success, then you have more advanced study। सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर हो, किसी भी सब्जेक्ट को देख लीजिए। एडवांस मैथमेटिक्स आ गई है। आपने देखा होगा बीएसएससी सीजीएल के पेपर में इतना लंबा चौड़ा पेपर बनाया गया, इतने प्रश्न बनाए गए, अधिक से अधिक करंट और जनरल जीके के क्वेश्चंस थे मैक्सिमम, रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। काफी अच्छा पेपर विद्यार्थियों ने बनाया, लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे ये जानकर कि जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो अपने हक की मांग के लिए खड़े हैं पटना में। मैं खुद बीएसएससी 3rd सीजीएल में अपीयर हुआ और मैंने देखा कि छात्र किस प्रकार से प्रश्नों कर रहे हैं, कैसे ट्रैकल कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, कैसे वो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे वो सेंटर तक पहुंचते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, सफर की क्या दिक्कतें हैं। और वहां तक पहुंचने के बाद फिर पता लगता है विद्यार्थी को बाद में जब लौट रहा है एग्जामिनेशन देके, व्हाट्सएप पे वायरल पेपर दिख जाते हैं, फलाना 11:15 पेपर आउट हो गया, 2:10 में पेपर आउट हो गया। जब सीटिंग 10 से 12:15 की थी तो कैसे 11:15 बजे पेपर बाहर निकल गया। ये बहुत ही जायज मांग है और कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पूर्णतः समर्थन करता है बिहार एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के साथ। सदैव हर प्रकार से कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा है और मैं खुद भी उस भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छे से बच्चों ने किया, तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ शिक्षा माफियाओं द्वारा चंद पैसे के लिए महत्वपूर्ण और होनहार प्रखर छात्रों का भविष्य अंधेरे में ढकेल देते हैं। सरकार को चाहिए कि सारी शिफ्ट को कैंसिल करके एक निष्पक्ष तरीके से ऑनलाइन एग्जाम
लेने की कृपा करें। मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार से, बिहार इकोनॉमिकल यूनिट जो कि जांच कर रही है बिहार एसएससी 3rd CGL का, अनुरोध करता हूं मैं बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री से एवं बिहार एसएससी के चेयरमैन एवं जांच शाखा प्रमुख से कि वह निष्पक्ष तरीके से सारे शिफ्ट के एग्जाम्स निष्पक्षता से फिर से कराएं। अगर आपको ऑफलाइन मोड में नहीं कराने में आप सक्षम है तो ऑनलाइन मोड में कराइए। विद्यार्थियों ने 700 से ज़्यादा आवेदन शुल्क दिए हैं आपको। बने रहे, देखिए हमारा टॉपिक अब आगे ये पहुंचा, हमने डिस्कस किया था कि अस्थगित कर दिया गया हो अगर 60 दिन से ज़्यादा या 60 दिन तक भी न चला हो लगातार सदन, तो भी सदस्यता उसकी बरकरार रहेगी, विधानसभा सदस्य की। अब अगला बिंदु हम डिस्कस करेंगे, अयोग्यता क्या है इनकी, सदस्यों को कब अयोग्य माना जाएगा। बहुत ब्रीफ डिस्कशन हमारी है और काफी लेक्चर सुनूंगा मैं इस पे, और भी टॉपिक ले आऊंगा। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर न्यू अमेंडमेंट एक्ट 2019, पुनर्गठन अधिनियम। अगला बिंदु कहता है कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुने जाने या बनने के लिए अयोग्य होता है कब। अयोग्यता, अयोग्यता क्या है। कब आप अयोग्य होंगे कि आप विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते, क्या अयोग्यता आपके अंदर होगी। यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या अन्य किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या प्रशासन के अंतर्गत किसी लाभ के पद या संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा बनाए गए ऐसे पद जिसके धारक को कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा से भिन्न किसी पद को धारित करता है। अब एमपी हैं तो आप तुरंत वहां पे एमएलए नहीं बन सकते। आप कोई लाभ के पद पे हैं संघ के या जम्मू कश्मीर में या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में प्रशासन के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर हैं, लाभ के पद पे हैं, संसद के द्वारा किसी लाभ पद पे रहें, तब आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा बिंदु, और क्या कंडीशन होगी। पहला तो ये था लाभ का पद नहीं होना चाहिए, इतनी एजेंसियों के द्वारा, इतने निकायों के द्वारा लाभ का पद कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि यदि उसके खिलाफ अनुच्छेद 102 आर्टिकल 102 के उपखंड 1, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ आर्टिकल 102 के खंड 1 के उपखंड अगर उसके खिलाफ आर्टिकल 102 के खंड 1 के उपखंड या उपखंड के अंतर्गत के उपबंधों या तो उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत यानी 102 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेंगे। एमपी की, अगर आप एमपी बनने की योग्यता, एमपी के योग्य न हो तो भी आप एमएलए नहीं बन सकते। और धारा 102 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन नहीं माना जाएगा कि वह संघ अथवा ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री है। मंत्री होने पर उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा।
यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और अगला बिंदु है, यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या विधानसभा का कोई सदस्य उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों के अंतर्गत अयोग्य हो गया है, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी 102 के उपधारा 1 या 102 के उपधारा 2 के अंतर्गत अगर किसी विषय पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसके अंतर्गत अगर इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है किसी इस व्यक्ति को, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए उपराज्यपाल के पास जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब यहां पर जो रोल आएगा, उपराज्यपाल निर्णय करेंगे कि उसको सदस्यता मिले या ये व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। इसका निर्णय सर्वे सर्वा उस राज्य के उपराज्यपाल करेंगे। अगला बिंदु डिस्क्राइब करता है 27 का, इस प्रकार किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व उपराज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय ले लेगा तथा उस राय के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कि ये जो सदस्य की सदस्यता को बरकरार रखना या तो प्रदान करना कि वो सदस्य है कि नहीं, इसके लिए उपराज्यपाल क्या करेगा, उपराज्यपाल उस संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल क्या करेगा, उन निर्वाचन आयोग से, क्योंकि निर्वाचित तो निर्वाचन आयोग ही व्यवस्था करता है, और क्या करेगा, निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा करेगा। राय विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय देंगे कि उस व्यक्ति की सदस्यता बरकरार रखी जाए अथवा न रखी जाए। कि किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व उपराज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे कि वह व्यक्ति अयोग्य है सदस्यता के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यता के लिए अयोग्य है या नहीं है। आर्टिकल 102 उपधारा 1 उपधारा 1 के क और उपधारा 1 के ग और घ के अनुरूप यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योग्य नहीं होगा। किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए उसको अपनी संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, तब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के शपथ ग्रहण से पहले उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से त्यागपत्र देना होगा। और दूसरा है कि धारा 102(1) और धारा 102(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित व्यक्ति को उपराज्यपाल यह निर्णय करेगा कि वह व्यक्ति इस सदस्यता के योग्य है या अयोग्य है। और सदस्यता को बरकरार रखने के लिए उपराज्यपाल को शक्तियां प्रदान है कि वह निर्वाचन आयोग से राय मशवरा करके उस सदस्य की सदस्यता के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेगा और अपना एक सकारात्मक निर्णय उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा कि यह अमुक सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने लायक है या नहीं है। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये स्पेशल लेक्चर बनाए जा रहे हैं आपके लिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से कि विद्यार्थियों को बेस्टेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बिंदु में हमने आपको बताया इनकी योग्यता, इनकी अयोग्यता और योग्यता के अंतर्गत भी बताया, अयोग्यता के अंतर्गत भी बताया कि अगर आप एमपी हैं तो एमपी से रिजेक्ट कीजिए अपने पद को, रिजाइन कीजिए।
तब आप एमएलए का शपथ ग्रहण कीजिए, तब आपको मान्य किया जाएगा। और अगर आपने कोई गलती की है, सदस्यता से आपको विमुख किया जा रहा है, तो उसके भी केस में उपराज्यपाल भी निर्णय लेगा। हमारा उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरी का, संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल ही सर्वे सर्वा प्रमुख होता है, जो कि JNK में भी है और आपके हमारे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी हमारे उपराज्यपाल भी सर्वे सर्वा हैं। लेकिन JNK के केस में क्या है, हमारे वहां पर CM नहीं बनाए जाते, वहां पर सारा का सारा जो व्यवस्था है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही रहता है, जो कि हमारे गाजीपुर से श्री मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता, विधानसभा की स्पेशल पावर्स, सदस्यों की स्पेशल पावर्स, और किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष एक विशेष सदस्य की नियुक्ति कर देता है। लेकिन वह विशेष सदस्य नियुक्त होने के बाद अगर किसी आरोप के मामले में तो निर्देशित किया गया कि वो आरोप किया है, तो वह बराबर मतदान की स्थिति में अपना एक महत्वपूर्ण मत देने का भी अधिकारी नहीं रह जाता है। और यही केस होता है कि जब कोई स्पेशल केस होता है और वहां पे बराबर मत हो जाते हैं, तो वहां पर कोई भी आरोपित व्यक्ति जिस पर अभियोग लगाया गया है या और एक मेजॉरिटी के द्वारा अभियोग लगाया जाए कि हाँ इतने सदस्य ने दिया, तो अगर वो पूरे मानक के अनुरूप अभियोगित है, व्यक्ति आरोपित है, आरोप की श्रेणी में है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आरोप उस पर लगाया गया है, तो वो बराबर मतदान की स्थिति में किसी भी पक्ष को मतदान नहीं करेगा अगर वो आरोपित है, आरोप के दायरे में, शक के दायरे में, फ्रेश हो, उसकी मर्यादा बनी हो और पूरी तरीके से एक कोई प्रश्न चिन्ह ना हो उसके ऊपर, किसी प्रकार का आरोप ना हो, तब वह बराबर मतदान की स्थिति में मतदान भी करेगा। इस प्रकार की चीजों को मैंने कल से लेकर आज तक आपको बताया कि किस प्रकार से हम पॉलिटी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के आपके समक्ष लाए हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। UPPCS, BSSC थर्ड सीजीएल और भी राज्य की प्रांतीय एक दिवसीय PD परीक्षा एवं मेंस परीक्षा के लिए सदैव आपके लिए समर्पित फ्री एजुकेशन चैनल प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आपके लिए सदैव समर्पित है। एवं लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, सफलता एक नए आयाम को प्राप्त करें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें कि इसी महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ आज का यह लेक्चर हम समाप्त करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट को, एक महत्वपूर्ण विषय को, एक महत्वपूर्ण उस टॉपिक को जिससे कि डायरेक्ट UPPCS MPPCS में क्वेश्चन आ जाए। ऐसे ऐसे टॉपिक्स में लागू कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन आएंगे, उन टॉपिक्स पे ब्रीफ डिस्कशन होगा और इसी प्रकार से हम प्रश्न निकालेंगे। जिस प्रकार से मैं NCERT को पढ़ के निकालते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आने चाहिए, उसी तरह हम अपने स्पेशल टॉपिक्स को उठाएंगे और पता करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण लेख और विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण नियमों को और एक ब्रीफ डिस्कशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसमें से और भी अपने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। कोई मुद्दा पढ़ेंगे, कोई टॉपिक पढ़ेंगे, कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे, कोई एक अच्छी रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे कि जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड हो, रिलेटेड सब्जेक्ट से कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को अनुसंधान करने की कि जो प्रश्न हम जानते तो हैं लेकिन हम एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते। उन्हीं प्रश्नों पर मेरा अनुसंधान है कि जो ये विशेष प्रश्न है जिस विषय से मिलेंगे मैं इसको पूरी तरीके से तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण आपके साथ विवेचना करूंगा। बने रहिए आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पे और नियमित स्नेह बनाए रखें, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।